रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी बहुत अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रमेश के बेटे मोहन ने बड़े बेरुखी से कहा। डंडा। रमेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। मोहन जोर से डांटते हुए कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। मोहन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करती हो? बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। रमेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है की मात्रा, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही नहीं लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रमेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। रमेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रमेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, रमेश बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कामनी बोली, अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे न। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए। रमेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद से वो अब भारत आ रहे थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से रमेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर हरीश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। डॉक्टर हरीश ने उत्सुकता पूर्वक से पूछा, क्यों रमेश, भाभी नहीं दिख रही है? कहाँ है भाभी? जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर हरीश ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंखें झुका लीं। डॉक्टर हरीश सब समझ गए और बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर हरीश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी।
डॉक्टर हरीश ने रमेश को डांटते हुए कहा, वाह बेटा रमेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव करते हुए बोली, नहीं देवर जी, रमेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर हरीश ने कामनी की ओर गुस्से से देखा। कामनी निरुत्तर होकर रमेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा रमेश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस बूढ़ी माँ ने अपनी एक आंख और अपना पीठ की हड्डी तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत के तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर हरीश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। डॉक्टर हरीश ने सरस्वती से कहा, अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर हरीश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रमेश को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रमेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रमेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और मां के हृदय ने सबको माफ कर दिया।